हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे साइंस के इस फाइल के क्वेश्चन नंबर 101 से और 200 तक। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर रहता है वो किस तरह का कार्य करता है। तो सीधा आपको जवाब बताते हुए चलूंगा। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आप लोगों के एग्जाम में सिंपल भी, मॉडरेट भी और हाई लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को कवर कराएंगे। और वीडियो के अंत में आपको जानकारी देंगे कि आप रिवीजन के लिए इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ कैसे पा सकते हैं। देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो बेटा, शकरकंद जड़ होता है, मूली भी जड़ रहती है, गाजर भी जड़ रहती है, लेकिन आलू जमीन में होते हुए भी पौधे के तने के रूप में कार्य करते हुए माना जाता है। ये जड़ का उदाहरण नहीं है। अवस्तंभ मूल कहाँ पर पाई जाती है, किस में पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल पाई जाती है बच्चों गन्ने में। सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन के लिए टॉप 100 साइंस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं। सभी बच्चे एक बार गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि हर रोज की क्लास टाइम से आप लोगों को मिलती रहे। बेटा जी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि हर रोज सुबह 6:30 बजे से जीएस यानी कि साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। और उसी पैटर्न पर शाम को 7:30 बजे से, यहाँ पर शाम का बता रहा हूँ, शाम को 7:30 बजे से जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। तो सभी बच्चे टाइम से हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जड़ें किससे विकसित होती हैं, तने से, पत्ती से, प्रांकुर से या फिर मूलांकुर से। तो बेटा, मूल अंकुर जो रहता है उससे ही जड़ें निकलती हैं। डी ऑप्शन बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है कि गाजर क्या है। तो गाजर पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है किसका रूप रहती है, जड़ का रूप रहती है। सी ऑप्शन बन जाएगा सही जवाब। आगे पूछ रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। तो बच्चों, बरगद के पेड़ के तने से जो लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं वो कहलाती हैं स्तंभ मूल। क्या कहलाती हैं, स्तंभ मूल। आगे पूछ रहा है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सी चीज हमेशा रहती है। तो बेटा, बिना जड़ों के तो पौधा हो ही नहीं सकता, तो जड़ें हमेशा रहती हैं। बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा रहता है। जड़ रहता है, फल रहता है, तना रहता है या फिर कलिका रहती है। तो बच्चों, आलू जो रहता है होता तो जमीन के अंदर ही है, लेकिन वो किसका रूप रहता है, तने का भाग रहता है। तो उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तना रूपी हिस्सा खाया जाता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसमें होता है। राइट आंसर बनेगा बेटा पर्णकाय स्तंभ में। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। तो आलू के बारे में अभी मैंने जानकारी दी है आपको। आलू जो है पौधे के तने के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन बन जाएगा सही जवाब। पूछ रहा है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो आलू रहता है वो भूमि के अंदर रहते हुए भी तना रहता है। इसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी कंद। क्या बोलते हैं इसको, कंद बोला जाता है। हर रोज सुबह 6:30 बजे से जीएस के यानी कि साइंस के 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट चलता है। और शाम को 7:30 बजे से जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट चलता है। दोनों ही सेशंस में हर बच्चा जरूर जुड़े जो निश्चित रूप से सफलता पाना चाहता है। और हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें। जिन बच्चों ने अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है वो बच्चे अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा जरूर दें। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। फल रहता है, प्रकंद रहता है, कंद रहता है या जड़ें रहती हैं।
तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि हल्दी के पौधे का खाने वाला जो हिस्सा रहता है उसे प्रकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। अदरक क्या है? तो बेटा अदरक जो है वो राइजोम है। अदरक क्या है? राइजोम है। अदरक क्या है? राइजोम है। आगे पूछ रहा है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है बच्चों वो तना का परिवर्तित रूप है, यानी कि जैसे आलू होता है तने के रूप में, वैसे ही प्याज को भी तने का रूप माना जाता है। सी ऑप्शन बन जाएगा सही जवाब। पेपर में मिस्टेक नहीं करके आनी है। आगे पूछ रहा है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों में कभी भी पुष्प नहीं बनते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्या कहा जाता है बेटा? क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? राइट आंसर बनेगा रेफलीसिया के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेफलीसिया के द्वारा उत्पन्न होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे, गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक कर देंगे अंगूठे का निशान दबा करके। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। पूछ रहा है बेटा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बच्चों संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया का। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। 118वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तना रहता है, जड़ रहती है, पुष्प रहती है या फिर पत्ती? तो बच्चों जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प जो है ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकागो, साइकस, पाइनस या इनमें से कोई नहीं। तो जीवित जीवाश्म किसे कहा गया है? जिनकागो को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जिसे इफ्रेड्रिन कहते हैं किससे प्राप्त की जाती है? तो बेटा सीधा क्वेश्चन ये भी बनता है कि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो इफेड्रिन प्राप्त होती है इफेड्रा से। किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बेटा? रेफलेसिया है। ए ऑप्शन बन जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, हाँ जी होती है। ताप की आवश्यकता होती है, हाँ जी होती है। जल की आवश्यकता होती है, हाँ जी होती है। लेकिन अंकुरन बिना प्रकाश के भी हो जाता है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जिस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है अंकुरन के लिए, सही जवाब है प्रकाश। पूछ रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो बच्चों साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर का, आलू का, मूंगफली का या फिर इन सभी का? तो प्यारे बच्चों फल की बात कर रहे हैं। गाजर तो जड़ है, ठीक है, आलू तना है और फल के रूप में क्या रहती है? मूंगफली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा मूंगफली। हालांकि तीनों चीजें जमीन के नीचे पाई जाती हैं लेकिन तीनों चीजें फल का रूप नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बच्चों नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है। नारियल का जो हिस्सा आप खाते हैं उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। पूछ रहा है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुंदर या सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है बच्चों? कीटों के द्वारा होता है। ए ऑप्शन बनेगा सही और सटीक जवाब। पूछ रहा है अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन किस में होता है बच्चों? अंगूर में होता है। अनिषेक जनन किस में होता है? अंगूर में पाया जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है?
केला के, कपास के, गन्ना के या फिर लीची के। यानी कि तने को काट करके, अलग अलग हिस्सों में काट करके कौन सी फसल पैदा की जाती है। तो आपने अगर गन्ना बोते हुए देखा है तो गन्ने के छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग काट करके बो दिया जाता है और उसमें से अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी कि रोपण विधि से पौध लगा करके किसकी खेती की जाती है। तो राइट आंसर होता है बेटा प्याज। निम्नलिखित में से प्याज है, ठीक है। बाकी और भी फसलें होती हैं जिनकी रोपण विधि से प्रतिरोपण करके फसल तैयार की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है एक सत्य फल परिवर्तित किस में होता है, किससे होता है। पुष्पाषण से, दलों से, अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा एक सत्य फल किससे परिवर्तित होता है, अंडाशय से परिवर्तित होता है। सी ऑप्शन बढ़ेगा करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हर रोज सुबह 6:30 से जरूर जुड़ें। सुबह 6:30 से जीएस के यानी कि साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं और उसी तरह से शाम को 7:30 से जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाते हैं बच्चों इसी चैनल पर, ठीक है। दोनों ही टाइमिंग के सेशन जरूर अटेंड करें जो भी बच्चा निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा ही पेपर के मतलब के और चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। फालतू के क्वेश्चंस हमारे लाइव टेस्ट में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और जो बच्चे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो बेटा अब तक जितने भी सेशन पढ़ाए जा चुके हैं और भविष्य में जितने भी सेशन पढ़ाए जाएंगे उन सभी की इकट्ठी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई हैं और हमारी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से साइंस और जीके के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है। तो बेटा सेब जो रहता है वो एक कूट फल माना गया है। पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है, तनों से, पत्तियों से, फलों से या जड़ों से। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे पैदा होता है, फलों से पैदा होता है। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पूछ रहा है कि चावल का दाना क्या है। तो चावल का जो दाना रहता है वो एक बीजीय फल रहता है। चावल का दाना एक बीजीय फल रहता है। चावल का दाना कैसा फल रहता है, चावल का दाना एक बीजीय फल रहता है। कई बार क्वेश्चन ये वाला जो है ये पेपर में पूछ लिया जाता है। आगे पूछ रहा है बेटा कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन जो भाग रहता है वो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 135 पूछ रहा है कि बीज किससे विकसित होता है। तो बीज किससे विकसित होता है बेटा, बीजांडों से विकसित होता है। बीज किससे विकसित होता है, बीजांडों से विकसित होता है, ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का जनक कहा जाता है। तो वर्गिकी का जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों लीनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है बच्चों स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, स्पीसीज। बी ऑप्शन बन जाएगा सही जवाब। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। तो प्यारे बच्चों आलू कौन से कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू कौन से कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। 139 पूछ रहा है आपसे कि कपास किस कुल से संबंधित इकाई है। तो बच्चों कपास जो है वो मालवेसी कुल से संबंधित इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंगन किस कुल का पौधा है। तो बैंगन जो है वो भी सोलेनेसी कुल का पौधा माना गया है। आगे पूछ रहा है बेटा आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम होता है जी मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे किससे संबंधित हैं। तो दलहन पौधे जो रहते हैं वो रहते हैं सी ऑप्शन यानी कि लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी जो है एक टाइप है
कैटेगरी है उससे संबंधित है आपके दलहन के पौधे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिलता रहे। गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक कर देंगे अंगूठे का निशान दबा करके फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है बेटा कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या रहता है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम रहता है थिया साइनेसिंस। थिया साइनेसिंस रहता है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। आगे पूछ रहा है मटर पौधा क्या है। पुष्प है, शाक है, झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो मटर का जो पौधा रहता है बच्चों वो किसका उदाहरण है, शाक की कैटेगरी में गिना जाता है। लौंग क्या होता है। लौंग होता है जी शुष्क पुष्पकली का। लौंग जो रहता है वो सूखी हुई पुष्पकली का रहती है। आगे पूछ रहा है कि फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़ या ए और बी दोनों। तो बच्चों फूल गोभी जो रहती है उसका पुष्पक्रम खाया जाता है, यानी कि फूल वाला हिस्सा खाया जाता है। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा राइट आंसर। पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो कॉफी जो रहती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है। बीज को कॉफी के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। मानव निर्मित धान्य कौन सा है, ट्रिटिकेला। क्या है, ट्रिटिकेला। आगे पूछ रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। देखिए संतरे में भी विटामिन सी होता है, नींबू में भी होता है, नारंगी में भी होता है, आंवला में भी होता है। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी रहता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स पूछ रहा है। तो इनमें से सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, आंवला। आगे पूछ रहा है तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है बच्चों, निकोटिन पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। कुछ बच्चों को लगता है गेहूं, मक्का नहीं है, ठीक है, चावल लगता है कुछ को, ज्वार नहीं है। अब बेटा यहां पर कंफ्यूजन बन जाती है गेहूं और चावल में। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, चावल। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है जी, चावल है। पूछ रहा है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, यानी कि दालों में कौन सी चीज अच्छी मात्रा में पाई जाती है। राइट आंसर बनेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोटीन। पूछ रहा है बेटा किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित चार ऑप्शंस में से कौन सी वो चीज है जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी सोयाबीन। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो मिट्टी में मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाती है। मक्का है, ज्वार है, मटर है या चना है। तो सही जवाब बनेगा इसका मटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। तो बच्चों दालचीनी जो रहती है वो पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। तारपिन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपिन का जो तेल होता है बेटा वो चीड़ के पौधों से, चीड़ के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। तारपिन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ से प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है बेटा, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सुबह के 6:30 बजते ही, सुबह के 6:30 बजते ही इसी चैनल पर जीएस यानी कि साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट शुरू हो जाता है। और उसी तरह से शाम के 7:30 बजते ही, शाम के 7:30 बजते ही जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट शुरू हो जाता है। दोनों ही टाइमिंग की क्लास को टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि कोई भी क्लास आप लोगों से ना छूटे। और बेटा इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए, जितने सेशन पढ़ा दिए हैं और जितने भविष्य में पढ़ाए जाने हैं, सभी की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पूछ रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के जरिए। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। पूछ रहा है कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ से आता है। कैसा जल रहता है बेटा, वो केशिका जल रहता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा रहता है, केशिका जल रहता है। सी ऑप्शन बन जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। पूछा जा रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब, ध्यान में रखना है। पूछ रहा है बेटा कि पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होती है, यानी कि पत्तियों में हरापन किसकी कमी से होता है। पत्तियों में हरापन जो रहता है उसकी कमी किस चीज की कमी से होती है। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ए ऑप्शन एम जी। पूछ रहा है वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से या फिर पत्तियों से। तो बेटा वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, सभी वायवीय भागों से होता है। बी ऑप्शन होगा सही जवाब। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए जो यंत्र रहता है वो रहता है जी पोटोमीटर। क्या कहा जाता है उसको, पोटोमीटर कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। तो बेटा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पूरे पौधे में होती रहती है। पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। यानी कि सही जवाब बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। पूछ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। तो बेटा ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और निकलती क्या है बाहर, ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जबकि श्वसन की क्रिया में पूछ लेता तो जवाब उल्टा हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन ली जाती है। आगे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया रहती है वो केवल दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश की उसमें आवश्यकता होती है और प्रकाश दिन में ही रहता है, रात्रि के समय प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण रात्रि के समय में पॉसिबल नहीं हो पाता है। पूछ रहा है बेटा श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। श्वसन को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, रेस्पिरोमीटर कहलाता है। श्वसन को मापने का यंत्र क्या कहलाता है जी, रेस्पिरोमीटर कहलाता है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो गुरु दक्षिणा जरूर दें। गुरु दक्षिणा के रूप में कोई रुपए पैसे नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से। अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक जरूर करें, वही आप लोगों की तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। आगे पूछ रहा है बेटा प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस ली जाती है, वो तो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। पिछले से पिछला क्वेश्चन यही वाला था, अब की बार बदल कर पूछ लिया गया है। आगे पूछ रहा है बेटा फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। फल पकाने वाला हार्मोन होता है जी इथिलीन। ध्यान में रखना है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा रहता है, इथिलीन रहता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है। तो बेटा सोडियम जो है इसकी पौधों की लंबाई में वृद्धि में आवश्यकता नहीं होती, जबकि नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए। और किसकी आवश्यकता नहीं होती है, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें बताना है किसकी आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन निकालते हैं पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधों के पास कहाँ से आती है ऑक्सीजन,
जल से आती है। बी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही और सटीक जवाब। आगे पूछ रहा है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है क्या कहलाता है? तो बेटा तने की जो वृद्धि है उसकी जो दर है वो सही तरह से मापी जाती है, उस यंत्र को बोला जाता है ऑक्जेनोमीटर। क्या बोला जाता है? ऑक्जेनोमीटर बोला जाता है। ध्यान में रखना है ये चुनिंदा क्वेश्चन है, पेपर के मतलब के क्वेश्चन हैं। ये जब पेपर में आते हैं तो हालत खराब कर देते हैं, ध्यान में रखना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना मेरे बच्चों। आगे पूछ रहा है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का पदार्थ जो रहता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? कौन होता है बेटा? फफूंदी रहती है। पादप में, पौधों में जो रोग होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? फफूंदी की वजह से होते हैं। आगे पूछ रहा है कि पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बेटा पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? यानी कि कौन सा पादप हार्मोन ऐसा है जो बौने पौधों को, छोटे पौधों को बड़ा कर देता है, लंबा कर देता है और फूल बनने में भी मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि जिब्रेलिन। आगे पूछ रहा है छुई मुई की पत्ती में गति जो है वो कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंपानुकुंचन, यानी कि कंपानुकुंचन एक तरीका है पत्ती में गति होने का। बी ऑप्शन बनेगा जी राइट आंसर, ध्यान में रखना है। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों खैरा रोग जो है वो धान की फसल से संबंधित है। पूछ रहा है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? तो बच्चों खैरा रोग जो होता है धान में वो जस्ता की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन बन जाएगा जी राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग होता है जी हरे शैवाल के कारण। आगे पूछ रहा है कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो बच्चों नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई पेपर में, बहुत बार पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि मिली बग किस फसल से संबंधित है? मिली बग संबंधित है जी सरसों के पेड़ से, सरसों की फसल से। पूछ रहा है बेटा कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं के सी मेहता। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा सही और सटीक जवाब। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो बेटा अग्नि नीरजा जो रोग है वो सेब की फसल से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई जो साथी पहली बार वीडियो पर आए हैं, और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना जिससे कि हर रोज चलने वाली सभी क्लासेस में से कोई भी क्लास आप लोगों से ना छूटे। पूछ रहा है बेटा कि सिट्रस कैंकर है, किसका रोग है? ये नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैंकर किसका रोग है? नींबू का एक रोग है। ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता हुआ पूछ रहा है कि आलू में ब्लैक हर्ट का कारक कौन होता है? ब्लैक हर्ट एक रोग है आलू का। ठीक है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या रहता है? करेक्ट आंसर बन जाएगा जी ऑक्सीजन की कमी। आगे पूछ रहा है बेटा कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पादपों में बनने वाले खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचते हैं? राइट आंसर बनेगा जी इसका फ्लोएम। किसके द्वारा पहुंचते हैं बेटा? फ्लोएम के द्वारा पहुंचते हैं। आगे पूछ रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों डेसिबल वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे पूछ रहा है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है?
तो बच्चों वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है आनुवांशिकी। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो बच्चों मेंडल को आनुवांशिकी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही और सटीक जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जॉनसन्स ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों, जॉनसन्स ने किया था। जीन्स किसके बने होते हैं, तो जीन्स बने होते हैं बेटा डीएनए के। जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, डॉक्टर खुराना ने। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी की कहा गया। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। तो राइट आंसर बन जाएगा जी इसका मेंडल। आनुवांशिकी किसने कहा था, आनुवांशिकता के विज्ञान को मेंडल ने कहा था। आगे पूछ रहा है बेटा आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, क्रोमोसोम्स में, राइबोसोम्स में, आरएनए में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका क्रोमोसोम्स में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, क्रोमोसोम्स में, यानी कि गुणसूत्रों में होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, रॉबर्ट हुक ने। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा करेक्ट आंसर। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो बच्चों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। पूछ रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा रहता है, जल रहता है, खनिज रहता है, प्रोटीन रहता है, या चर्बी रहती है। फटाफट से कमेंट करके जवाब दें और फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो बेटा 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो रहता है वो रहता है जी जल। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं, चलो पहले क्लास के बारे में बता देता हूं। बेटा जी हर रोज सुबह 6:30 बजे से, हर रोज सुबह 6:30 बजे से साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट चलता है। उसी तरह से शाम को 7:30 बजे से, शाम को 7:30 बजे से जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट चलता है। और दोनों ही सेशन में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन पेपर के मतलब के होते हैं, जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो सभी बच्चे जो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं दोनों ही सेशन में जरूर जुड़ें। अगर क्लास के टाइम पर नहीं जुड़ पाते हो तो बाद में उस क्लास को आप लोग जरूर देख लिया करें, जिससे कि किसी भी दिन के क्वेश्चंस आप लोगों से ना छूटें। और बेटा जो बच्चा रिवीजन के लिए इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल पाना चाहता है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस अब तक पढ़ाए जा चुके हैं और भविष्य में जो पढ़ाए जाएंगे, यानी कि 3500 क्वेश्चन, 3500 क्वेश्चन हैं साइंस के। और बेटा जी 5000 क्वेश्चंस हैं जीके के। इन सभी क्वेश्चंस की इकट्ठी पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आप लोगों को दिया हुआ है ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप लोग इस नंबर को सेव करिए अपने फ़ोन में। व्हाट्सएप पर जाकर के आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम का नाम लिख करके भेजना है। हाय हेलो कुछ भी लिख करके नहीं भेजना है, केवल अपने एग्ज़ाम का नाम लिख करके भेजना है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं
या जिन जिन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही बार मैसेज करना है प्यारे बच्चों, मैसेज छोड़ करके आप टेंशन फ्री हो जाओ, अपनी बारी का इंतज़ार करो। 3 से 5 घंटे में या कभी कभी 7 घंटे में हमारी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करती है। और फिर उसके बाद में हर रोज़ आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इकट्ठे नोट्स के लिए आप एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक रहेगा। सबसे पहले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से और 100 तक कवर किए हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 101 से और 200 तक कवर किए हैं। कल सुबह 6:30 बजे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग 201 से और 300 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे साइंस के, ठीक है। हर बच्चा हर सेशन में जरूर जुड़े, हर रोज जुड़े, मुझे भी आप लोगों का इंतजार रहेगा। अब मिलते हैं शाम को 7:30 बजे से और कल सुबह 6:30 बजे से नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो बेटा हर बच्चा अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक जरूर करे गुरु दक्षिणा के रूप में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करते हुए चलें, जिससे कि किसी भी दिन की क्लास आप लोगों से ना छूटे। और वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं कल। Thanks for joining. See you tomorrow with new questions. Bye bye.